गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, इनफैक्ट गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सारे बेहतरीन होंगे। पहले मुझे एक बार कॉन्फर्मेशन दे दीजिए अगर आप सभी को मेरी आवाज़ जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर आ रही है, वीडियो एकदम परफेक्टली दिखाई दे रहा है। एक बार कॉन्फर्मेशन दीजिए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पहले मुझे एक बार कॉन्फर्मेशन दे दो अगर आप सभी मेरी आवाज़ जो है वो एकदम बढ़िया तरीके से सुन पा रहे हो। आई थिंक सभी को आवाज़ जो है परफेक्टली आ रही है। क्लास जो है आप सारे जानते हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी लोगों का, इतने दिनों तक आपने सपोर्ट किया और यू स्टूड बाय माई साइड। कोशिश है कि आगे हम जो है चीज़ें बढ़िया तरीके से चला पाएँ और जो है रेगुलरली चला पाएँ। तो आज से आप जो है अपना जो है क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। प्रिपरेशन मुझे लगता है कि आपने छोड़ी नहीं होगी, आप कंसिस्टेंट कर रहे होंगे। शुरुआत ना देना है, लेकिन जब तक ये दोनों चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आप किसी भी एग्जामिनेशन में जो है वो बढ़िया नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को समझें कि क्लास को बहुत 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 ध्यान से आपको लगाना है। चलिए चलिए हम शुरू करेंगे। देखिए आज जो है मैं फर्स्ट टॉपिक जो चूज कर रहा हूं वो टॉपिक है हमारा। देखिए जब भी हम एग्जामिनेशन में किसी भी चीज को देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन देखेंगे, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारा किसी भी चीज से रिलेटेड हो, ग्रामर से रिलेटेड हो, वोकैबुलरी से रिलेटेड हो, सेंटेंस हो, पैराग्राफ हो, तो कुछ चीजें जो हैं हमें सीखने की जरूरत पड़ेगी अप फ्रंट। मैं ये मानकर चलूंगा कि आपको अभी कुछ भी नहीं आता, यू आर स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो उन चीजों पर हम बात करने वाले हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे गौर से तो आज जो मैंने आप लोगों के लिए चूज किया हुआ है, द टॉपिक इज सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट एंड वर्ब्स के बारे में हम जो है बेसिक आज जो है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें। देखिए रटा हुआ लेसन नहीं है, हम यहां पर कोशिश करेंगे कि हम उन चीजों पर फोकस कर पाए जो हमें एग्जामिनेशन में काम आएंगे, यानी हमें एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। क्लियर है? चलिए क्लास हम शुरू कर सकते हैं। तो एक बार बेटा सारे के सारे आर टाइप कर दीजिए, मैं अभी देख नहीं पा रहा हूं कमेंट में। मैं क्लास का टाइमिंग अभी आपसे शेयर कर दूंगा, डू नॉट वरी। पड़ेगी अप फ्रंट। मैं ये मानकर चलूंगा कि आपको अभी कुछ भी नहीं आता। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए टॉपिक जो है सबसे पहले जो मैंने चूज किया है वो टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स का। अब सब्जेक्ट एंड वर्ब्स के बारे में पहले थोड़ा सा बेसिक बनाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए समझिए आपको एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट और वर्ब्स कैसे हेल्प करेंगे। आपको एग्जामिनेशन में वो कौन सी स्किल होगी जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी क्रैक करने के लिए एग्जामिनेशन इस टॉपिक से जुड़ी हुई, जरा समझते हैं। देखिए अक्सर अगर हम कहें फॉर एग्जांपल में एक सिंपल सा जैसे सब्जेक्ट लिखा मैंने यहां पर, अगर आप गौर से देखेंगे और समझेंगे तो अक्सर क्या होता है कि जब हम इस वर्ड को देखते हैं, हमने कभी पास्ट में किसी भी किताब में पढ़ा है या किसी ग्रामर की बुक में पढ़ा हुआ है या किसी टीचर ने हमें पढ़ाया हुआ है, तो बेसिकली जो सब्जेक्ट वर्ड है इसको हमें कैसे आइडेंटिफाई करवाया गया। इसको आइडेंटिफाई करवाया गया कि हम मानते हैं अक्सर कि जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा डूअर होता है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको कहीं ना कहीं ये जो सब्जेक्ट वर्ड है इसको कर्ता के नाम से पढ़ाया गया होगा, राइट और रॉन्ग। आप अगर अपना पास्ट उठाएंगे, आपने जो भी पढ़ाई की है, तो उसमें अगर आप देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब को कैसे डिफाइन किया गया। सब्जेक्ट का मतलब अक्सर किताबों में या तो डूअर बताया गया है या फिर क्या बताया गया है, कर्ता बताया गया है। ये गलत भी नहीं है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने कहा रोहन इज वर्किंग ऑन अ, इसलिए
बाद में करेंगे। रोहन इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, रोहन इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। यहां पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि एक सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिखा है, रोहन इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। आप सारे जानते हैं कि यहां पर जो वर्ड लिखा है रोहन, ये क्या है? नाउन है। क्या है ये? नाउन है। आप जानते हैं रोहन क्या है, यहां पर नाउन है। अब अक्सर हमारा मानना होता है कि जब भी हम किसी वर्ब को यूज करते हैं, जब भी हम किसी क्रिया को यूज करते हैं, तो उस क्रिया से पहले सब्जेक्ट होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये जो काम हो रहा है वर्क करने वाला, तो ये काम कर कौन रहा है? तो आप सारे मुझे लगता है इस बात से अग्री करेंगे, इस काम को करने वाला तो रोहन ही है। यानी रोहन यहां पर क्या है? डूअर है। और डूअर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो जो परिभाषा आपने पढ़ी है, जो परिभाषा आपने पढ़ी है कि जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, वो आपको यहां पर सही लग रही होगी। इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं महसूस हो रही है, आपको लग रहा है एकदम एक्यूरेटली जो है वो लिखा हुआ है, रोहन इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। क्लियर है? रोहन क्या है यहां पर? सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर सपोज करिए मैं एक सेंटेंस लिखूं, मैंने कहा फुटबॉल इज प्लेड बाय रोहन। सपोज करिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, फुटबॉल इज प्लेड बाय रोहन। अब अक्सर क्या होता है, हम में से ज्यादातर लोगों को टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी क्या होती है कि कर्ता यानी काम करने वाला। तो अगर आप देखेंगे पहले सेंटेंस में काम करने वाला कौन है? रोहन है। तो रोहन काम कर रहा है प्रोजेक्ट पर, तो रोहन क्या है? आपका डूअर है, सब्जेक्ट है, जो भी है। दूसरे सेंटेंस में आप देखेंगे फुटबॉल इज प्लेड बाय रोहन। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि जो दूसरा सेंटेंस लिखा है इसमें काम कौन कर रहा है, तो इसका हिंदी का अर्थ क्या है कि फुटबॉल जो है रोहन द्वारा खेला जा रहा है। तो अगर आप लॉजिकली जाएंगे तो काम करने वाला यहां पर भी कौन है? रोहनी है। रोहनी है जो काम कर रहा है, यानी सिंपल भाषा में बोलें तो डूअर जो है वो रोहनी है। अगर और सिंपल भाषा में बोलें तो कर्ता जो है वो रोहनी है और कोई नहीं है। अगर हम इस बात को समझेंगे तो क्या है? फुटबॉल इज प्लेड बाय रोहन का मतलब है रोहन ही डूअर है, रोहन ही करता है। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो आप सोचेंगे कि अगर हम इस परिभाषा को पढ़ रहे हैं, एक सेकंड रुकिएगा, चुप रखिएगा। अगर आप इस बात को समझेंगे कि यहां पर भी काम करने वाला रोहन है, यहां पर भी काम करने वाला रोहन है, लेकिन क्या दोनों में सब्जेक्ट रोहन है? आंसर है नहीं। ये जो पहला सेंटेंस है इसमें आपका रोहन सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है इसमें आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है? फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल है। अब इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि जो हमने डेफिनेशन बचपन से पढ़ी हुई है कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला होता है, डूअर होता है। तो यहां पर ये जो पहला सेंटेंस है इसमें तो ये सही मालूम पड़ रही है, लेकिन ये जो दूसरा सेंटेंस है इसमें ये जो डेफिनेशन है ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि यहां पर काम करने वाला रोहन है लेकिन सब्जेक्ट फुटबॉल है। तो अगले 3 या 4 मिनट में मैं आपको सिखाऊंगा कि बेसिकली सब्जेक्ट्स होते क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इस बात को समझिए कि अगर कोई भी सेंटेंस क्रिएट किया गया, इफ एनी सेंटेंस हैज बीन क्रिएटेड, तो वो जो चीज है उसको हम सेंटेंस तभी कह पा रहे हैं जब उसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा। यानी कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जिसमें सब्जेक्ट ना हो। कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जिसमें सब्जेक्ट ना हो, यह आपको क्लियर होना चाहिए। आगे हम सीखेंगे कि कोई भी सेंटेंस ऐसा भी नहीं होगा जिसमें वर्ब ना हो। सब्जेक्ट और वर्ब जो है किसी भी सेंटेंस के प्री रिक्विजिट होते हैं, मतलब इनके बिना काम चलेगा ही नहीं। अभी क्योंकि हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसी के बारे में बात करते हैं। अब अगर हम कह रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का होना तय होगा ही होगा, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब सब्जेक्ट जो है इस बात को समझिएगा, जैसे मैं कहूं कि रोहन इज
अ स्टूडेंट, ठीक है, और मैं कहूं द बॉयज आर लेबोरियस। अगर आप देखेंगे तो यहां पर दो सेंटेंस लिखे हैं। पहला क्या है, रोहन इज अ स्टूडेंट, और दूसरा सेंटेंस क्या है, द बॉयज आर लेबोरियस। इन दोनों सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है, पहले में है रोहन और दूसरे में है बॉयज। अगर आप थोड़ा सा बेसिक समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि रोहन जो है वो कैसा नाउन है, कैसा है, सिंगुलर है नेचर में, हाँ या ना। और बॉयज आप देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा ये बॉयज कैसा है नेचर में, ये बॉयज जो है वो प्लूरल है नेचर में। ये बात हमें क्लियर है कि जो रोहन है वो सिंगुलर है नेचर में और बॉयज जो है वो प्लूरल है नेचर में। अब जरा दिमाग लगाइएगा और सोचिएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। इससे ये जो भी हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो नेचर में सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। यस और नो। इससे ये पता चलता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है और जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल भी हो सकता है। अब जरा दिमाग पर जोर लगाइए, हमने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हुए हैं, नाउन पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़ा है, कहीं ना कहीं पहले स्कूल में तो पढ़े होंगे, एडजेक्टिव पढ़ा है, एडवर्ब पढ़ा है, प्रपोजिशन पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़ा है, ये सब हमने पढ़े हुए हैं। सवाल यह है कि आपने जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हैं उनमें से कितने पार्ट ऑफ स्पीच ऐसे हैं जो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर एंड लिखूं, एंड एक कंजंक्शन है, क्या आपने कभी एंड को एंड्स होते देखा है? आंसर है नहीं। अगर मैं कहूं टू एक प्रपोजिशन है, क्या आपने टू को कभी टूज होते देखा है? आंसर है नहीं। मैंने कहा स्लोली, स्लोली एक एडवर्ब है, क्या आपने कभी स्लोली को स्लोलीज होते देखा है? आंसर है नहीं। क्या मतलब है इसका कि हर पार्ट ऑफ स्पीच सिंगुलर से प्लूरल नहीं हो सकता। जैसे मान लो सैड है, सैड एक एडजेक्टिव है, क्या हमने इसको सैड्स होते देखा है? आंसर है नहीं। लेकिन अगर मैं यहां पर कहूं फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कॉइन, सिक्के को कहते हैं, तो आपसे पूछूं कॉइन को क्या आपने कॉइन्स होते देखा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल हां देखा है। उसी तरह से अगर मैं कहूं आई, आई एक प्रोनाउन है, अगर मैं कहूं आई को क्या आपने वी होते देखा है? आप कहेंगे बिल्कुल, सिंगुलर है, प्लूरल है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि सिंगुलर से प्लूरल होने की टेंडेंसी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये आगे बहुत काम आएंगी। सिंगुलर से प्लूरल होने की टेंडेंसी जो है वो सिर्फ हमारे पास दो पार्ट्स ऑफ स्पीच में होती है, और वो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं नाउन और प्रोनाउन। वो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं? नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन ही ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो सिंगुलर से प्लूरल हो सकते हैं। अब हमें पता है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर से प्लूरल होता है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे सब्जेक्ट बनने की क्षमता भी सिर्फ नाउन और प्रोनाउन में ही हो सकती है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो बनने की टेंडेंसी भी नाउन और प्रोनाउन में हो सकती है। अगर कोई चीज नाउन और प्रोनाउन की कैटेगरी में नहीं आ रही है तो वो कभी भी सब्जेक्ट का रोल प्ले नहीं कर सकती, कभी भी सब्जेक्ट का रोल प्ले नहीं कर सकती। अगर हम किसी चीज को एज अ सब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं, द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज इट हैज टू बी आइदर अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये बातें अभी बहुत बेसिक लग रही होंगी आपको, बहुत शून्य लेवल की लग रही होंगी, लेकिन इन्हीं बेसिक बातों से आपको एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। इसीलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पहले क्लास में आपके दिमाग में ये बात फिट करूं कि जब भी आप सब्जेक्ट को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, ऑलवेज लुक फॉर आइदर नाउन और प्रोनाउन। बाकी सब बकवास है, कुछ भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब आपको मैंने ये ज्ञान तो दे दिया, अब इस ज्ञान का पर्पस क्या है? पर्पस ये है, देखिए मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा द गवर्नमेंट is planning to launch a new
प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या लिखा मैंने? द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोजेक्ट। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। अब देखो ध्यान से सुनना, इसमें मैं आपको कुछ प्रूव नहीं करना चाहता, सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं। अगर मैं यहां पर इस बात को समझाऊं आपको कि आपको आंख बंद करके डिफाइन करना है कि सब्जेक्ट क्या है, आपको कुछ नहीं आता, पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो आप सिर्फ एक सिंपल सा काम करिए। क्या द प्लूरल हो सकता है? नहीं। क्या इस प्लूरल हो सकता है? नहीं। क्या प्लानिंग प्लूरल हो सकता है? नहीं। क्या टू प्लूरल हो सकता है? नहीं। क्या लॉन्च प्लूरल हो सकता है? नहीं। आप प्लूरल हो सकता है? नहीं। न्यू प्लूरल हो सकता है? नहीं। प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। गवर्नमेंट का गवर्नमेंट्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं क्या प्रूफ करना चाहता हूं कि अगर हम बिल्कुल ही जीरो हैं, हमें कुछ नहीं आता, हमने जिंदगी में अंग्रेजी नहीं पढ़ी, एंड इफ वी हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, सिंपली अगर हम उसको प्लूरल करके देखेंगे तो हम पहचान पाएंगे कि इस पूरे सेंटेंस में या तो ये हमारा सब्जेक्ट हो सकता है या फिर ये हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन इनके अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यही दो ऐसे हैं जो नाउन और प्रोनाउन के लिए क्वालिफाई करते हैं। अब क्या है कि अब अगर आप इस बात को समझेंगे तो ये तो हमें देखो आसान सा सेंटेंस है, हमें पता है कि ये हमारा सब्जेक्ट है यहां पर। ठीक है, ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। और ये क्योंकि वर्ब के बाद आया, तो वर्ब के बाद जो आते हैं उनको हम जनरली ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। कुछ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये तो देखो हलवा खेल था बिल्कुल। लेकिन अब क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे ये बात मानकर बैठ जाएंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं मैंने कहा ध्यान से देखिएगा, इनसाइड द रूम वर प्लेइंग टू किड्स। ठीक है, इनसाइड द रूम वर प्लेइंग टू किड्स। मैंने यहां पर एक और सेंटेंस लिखा। अब हमें कुछ नहीं, हम बिल्कुल लेमेन की भाषा में जाते हैं, बिल्कुल जीरो भाषा पर जाते हैं। हमें पता है कि इनसाइड का प्लूरल नहीं हो सकता, दा का प्लूरल नहीं हो सकता, वर का प्लूरल नहीं हो सकता, प्लेइंग का प्लूरल नहीं हो सकता, टू का प्लूरल नहीं हो सकता। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम जो है इस रूम का भी प्लूरल कर सकते हैं, और ये किड्स ऑलरेडी प्लूरल में लिखा हुआ है। यानी अगर इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट ढूंढने के लिए कहा जाए तो हम ये खुलकर कह सकते हैं कि या तो इस सेंटेंस में रूम सब्जेक्ट होगा या फिर इस सेंटेंस में किड्स सब्जेक्ट होगा। कोई और चीज जो है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले नहीं कर पाएगी। इस सेंटेंस में कोई भी और चीज सब्जेक्ट का रोल प्ले नहीं कर पाएगी। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर देखो यहां पर ये वर्ब था, इससे पहले गवर्नमेंट था, तो ये सब्जेक्ट हो गया। यहां पर ये वर्ब है तो इससे पहले रूम है तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। आंसर है नहीं। इस केस में ये जो किड्स लिखा हुआ है ये आपका सब्जेक्ट होगा। ये हम आगे सीखेंगे कैसे हो रहा है, लेकिन मैं आपको यह बताने की भी कोशिश कर रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो हमेशा आपको क्रिया से पहले मिले। कुछ सब्जेक्ट्स क्रिया के बाद भी मिल जाएंगे, जैसे ये क्रिया के बाद लिखा हुआ है। जरूरी नहीं है हर ऑब्जेक्ट आपको क्रिया के बाद मिले, कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको क्रिया से पहले भी मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है उसको रटकर अपने दिमाग में फिट मत बैठा लो कि आपका सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले होगा, आपका ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद होगा। ऐसा नहीं होगा। एग्जामिनेशन में बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे आएंगे जो आपको यहां पर कंफ्यूज करेंगे। बहरहाल हमारा यहां पर मेन मुद्दा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। मेन मुद्दा यह पहचानना है कि अगर हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है लेमन लैंग्वेज में, तो हम सबसे पहले नाउन को अगर पकड़ना सीख जाएं या प्रोनाउन को पकड़ना सीख जाएं तो हमारा काम जो है बहुत आसानी से बन सकता है। आई होप ये बात आप सभी को क्लियर हुई होगी। क्लियर है तो एक बार मुझे CL टाइप करिए, मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर लेकर जाता हूं। हाँ, लॉन्चेस भी होता है, लेकिन लॉन्चेस प्लूरल थोड़ी ना होता है बेटा। एक बच्चे का सवाल है कि सर ये लॉन्च का लॉन्चेस होता है, लेकिन क्या जब हम लॉन्च को लॉन्चेस लिखते हैं या वर्क को वर्क्स लिखते हैं तो क्या हम प्लूरल कर रहे होते हैं? नहीं, वो हम क्रिया के आगे एस और ईएस लगा रहे होते हैं। क्रिया के आगे एस और ईएस लगाना क्या उस क्रिया को प्लूरल करना होता है?
क्या वो क्रिया एक से ज्यादा हो जाती है एस और यस लगा के? आंसर दीजिए। अगर मैं कहता हूं राम वर्क और राम वर्क्स, तो वर्क्स में क्या दो बार काम हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्रिया के आगे जो एस लगता है दैट इज नॉट प्लूरल फॉर्म, दैट इज नॉट प्लूरल फॉर्म। वो ग्रामर का रिक्वायरमेंट है एस और यस लगाने का। क्लियर है? बात समझ में आई? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, मैं नेक्स्ट पेज पर आपके सामने जितने भी पॉसिबल वेज हैं सेंटेंस को स्टार्ट करने के, वो सारे लिखूंगा, जिससे कि आपके दिमाग में ये जो फिनोमिना बैठा है कि सब्जेक्ट पहले, वर्ब बाद में, बाकी चीजें बाद में, ये फिनोमिनन भी खत्म हो। साथ में आपको यह भी पता चले कि जब एग्जामिनेशन में आपके सामने कोई भी सेंटेंस आएगा तो वो सेंटेंस कितने तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, कौन कौन सी चीजें जो है एग्जामिनर हमारी टच करेगा। अब जरा देखो, मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं यहां पर। जैसे मैंने पहले लिखा, द स्टूडेंट्स आर ट्रेवलिंग। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस लिखा। दूसरा मैंने कहा, yesterday the market was closed. ठीक है, there live a beggar. Here come plate. There are many across the mountains are grazing. ठीक है, यहां पर मैंने 7 बहुत ही इजी सेंटेंसेस लिखे हैं। आप देखिए, अभी आप क्या करिए, बहुत बहुत थैंक यू, इतने सारे, मैं दोबारा इसको रिपीट करना चाहूँगा, आप लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अभी आप मेरी हालत तो देख ही रहे हो, ठीक है। बट अभी डॉक्टर्स ने, लास्ट मैंने एडिटोरियल क्लास लगाया था, फिर मुझे ब्रेथलेसनेस होने लगी थी बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर ने फिर रेस्ट रिकमेंड किया था। अभी भी मुझे अगले 8 दिनों तक सिर्फ 2 ही क्लासेस अलाउड है, तो मैं दोनों ही पेड क्लासेस लगाऊंगा अगले 8 दिनों तक। उसके बाद एडिटोरियल जो है स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो 8 डेज तक हमारी पेड क्लासेस चलेंगी। मोस्ट प्रॉब्ली अगले ट्यूसडे या वेंसडे से एडिटोरियल भी जो है मैं स्टार्ट कर दूंगा। मेन मुद्दे को, बोर होना किसको अच्छा लगता है? घर पे मैं भी बैठा बैठा पागल हो जाता हूँ, कितनी किताबें पढ़ लूँगा, कितनी चीज़ें कर लूँगा, बट जब तक पढ़ाता नहीं हो तब तक अच्छा नहीं लगता। तो फाइनली स्टार्ट कर रहा हूँ और होपफुली अभी पेड पर ही फोकस करूँगा 7-8 डेज। उसके बाद आपका एडिटोरियल और सुपर मॉक्स जो है वो स्टार्ट करूँगा, ठीक है। पेड ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनेशन भी आपके पास में है और फाउंडेशन बैच के बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो अभी उस पर थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। बट थोड़ा सा टाइम दो, अभी बहुत बेटर हेल्थ में आ गया हूँ पहले से। पता नहीं था इतना टाइम लग जाएगा, लेकिन अब लग रहा है, तो कह नहीं सकते कुछ, तो डोंट वरी अबाउट इट, करेंगे। और थोड़ा सा समय भी ज़्यादा लगाना शुरू करेंगे धीरे धीरे। अभी मेन मुद्दा है कि क्लास शुरू होनी चाहिए और पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। अब देखो, ये मैंने यहाँ पर 7 सेंटेंसेस लिखे हैं। अब देखो, 7 सेंटेंसेस में आपको 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज़ क्या समझनी है, अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ।
आप देखोगे जितने भी सेंटेंस लिखे इसमें स्टूडेंट ही एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स हो सकता है। उसी तरह से आप देखेंगे दूसरे सेंटेंस में मार्केट एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, मार्केट का मार्केट्स हो सकता है। उसी तरह से आप देखेंगे तीसरे सेंटेंस में देयर लिव अ बेगर, बेगर में ये जो सेंटेंस है इसमें बेगर ही एक ऐसा शब्द है जो सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, बेगर बेगर्स हो सकता है। उसी तरह से आप इसमें देखेंगे चौथे वाले में हियर कम द प्लेयर, इसमें आप देखेंगे तो सिर्फ प्लेयर शब्द ऐसा है जो सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। उसी तरह से आप देखेंगे इस वाले में पीपल, पीपल ही एक ऐसा शब्द है, पीपल प्लूरल होता है, पर्सन सिंगुलर होता है। तो यहां पीपल लिखा है तो पीपल ही एक ऐसा शब्द है जो प्लूरल हो सकता है। इससे हमें क्या पता चलता है, बाकी जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं पांचों सेंटेंसेस में आप सारे के सारे शब्दों को प्लूरल करके देख लो, दा प्लूरल होगा नहीं, आर प्लूरल होगा नहीं, ट्रेवलिंग प्लूरल होगा नहीं, यस्टरडे का यस्टरडेज आपने कभी नहीं सुना होगा, क्लोज का क्लोज आपने नहीं सुना होगा, देयर का देयर्स आपने नहीं सुना होगा, लिव का लिव्स आपने प्लूरल फॉर्म में नहीं सुना होगा, हियर का हियर्स नहीं सुना होगा। तो यहां पर ये जो 5 सेंटेंसेस हैं पहले, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो हम सीधा इन शब्दों को देखकर जो मैंने ग्रीन हाईलाइट किए हुए हैं इनको देखकर हम कह सकते हैं कि भाई साहब दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप ही सब्जेक्ट हैं, आपके अलावा कोई और सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, आप ही सब्जेक्ट हैं, आपके अलावा कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। ये बात श्योर है, ये बात श्योर है। मेरा 15th को मेरा सर्जरी था एंड टुडे इज 10th। इन द लास्ट 25 days आई हैव रिड्यूस्ड 16 kg, मेरे 16 किलो वेट बह गया, चला गया, ठीक है, गायब हो गया। तो यहां पर जो है कहेंगे 16 क्या 17 चला गया, आज देखा मैं 17 ही गायब हो गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम समझेंगे इस बात को कि यहां पर तो हमें कोई डाउट हो ही नहीं सकता। अब अगर आपको यह बात समझ में आ गई है कि चलो यहां पर ये जो फर्स्ट 5 सेंटेंसेस थे सब्जेक्ट हमने झट से आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको एक चीज और यहां पर समझनी है, वो क्या है, अगर आप गौर से देखें, अगर आप इस बात को समझें तो आपको पता चलेगा कि यहां पर आपके ये जो लिखे हुए हैं, ये जो वर्ड्स मैंने यहां आर ट्रेवलिंग लिखा है, यहां पर ये जो वॉज क्लोज लिखा है, यहां पर ये जो लिव लिखा है, यहां पर ये जो कम लिखा है, यहां पर ये जो आर लिखा है, जो मैं येलो से आइडेंटिफाई कर रहा हूं, जो मैं येलो कलर से आइडेंटिफाई कर रहा हूं, आप देखेंगे ये सारे के सारे क्या हैं, वर्ब्स हैं। क्या हैं, वर्ब्स हैं। अब अगर आप इन पांचों सेंटेंसेस को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा यहां पर आपका सब्जेक्ट वर्ब के इस साइड, यहां पर आपका सब्जेक्ट वर्ब के इस साइड, लेकिन यहां पर आपका सब्जेक्ट वर्ब के इस साइड, यहां पर आपका सब्जेक्ट वर्ब के इस साइड, यहां पर आपका सब्जेक्ट वर्ब के इस साइड। तो यहां पर मैं आपकी ये फिलॉसफी बनाना चाहता हूं, जब आप सब्जेक्ट देख रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट आपको यहीं पर मिलेगा, सब्जेक्ट आपको यहां पर भी मिल सकता है। वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो मैं आपको अभी सिखा दूंगा, उसकी चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन आंख बंद करके मान मत लीजिएगा कि क्रिया से पहले ही जो है सब्जेक्ट लिखा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब यहां पर तो एक ही नाउन था तो किसी को कोई डाउट ही नहीं हुआ कि यही सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर मैं छठे और 7वें सवाल में जाऊं तो आप देखेंगे कि यहां पर एक नाउन नहीं है। जैसे आप देखेंगे तो यहां पर माउंटेन भी नाउन है, एक पर्वत कई पर्वत हो सकते हैं, काउस काउस भी एक गाय और कई गाय हो सकती हैं। तो यहां पर यह भी सब्जेक्ट का दावेदार है, यह भी सब्जेक्ट का दावेदार है। उसी तरह से 7वें सवाल में आप देखेंगे ब्रिज पुल, एक पुल हो सकता है, कई पुल हो सकते हैं, तो यह भी सब्जेक्ट का दावेदार है। और बेगर बेगर भिखारी को बोलते हैं, यह भी सब्जेक्ट का दावेदार है। तो अब यहां पर एक जंग है कि भैया आखिर सब्जेक्ट कैसे चूज कर लें। यहां पर तो दो दो चीजें हैं। अब ये हम मान नहीं सकते कि वर्ब से पहले ही सब्जेक्ट होता है, ये मैंने डाउट आपके दिमाग में डाल ही दिया। तो अब हम कैसे पता करें कि कोई चीज जो लिखी है वो आखिर सब्जेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए समझिए क्या करना है आपको। आपको जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक काम करना है। आप जानते हैं कि यहां पर ये जो आर फाइटिंग लिखा है ये एक वर्ब फॉर्म है, क्या है ये, वर्ब फॉर्म है। और यहां पर आर ग्रेजिंग लिखा है, ये भी वर्ब फॉर्म है। ग्रेज का मतलब चरना होता है, फाइट का मतलब लड़ना होता है। आपने कुछ नहीं करना, बस इस क्रिया से पूछना है कि भाई साहब तुम्हारा इस्तेमाल हो किसके लिए रहा है। ये ग्रेज, ये जो चरने वाला काम है आखिर कौन कर रहा है। क्या ये माउंटेन्स जो है वो चर रही हैं? नहीं। आंसर मिलेगा माउंटेन्स नहीं चल रही हैं। ये जो काउज हैं
ये चल रही हैं। तो काउस जो चल रही है यानी जो वर्ब है वो इसके लिए लगी है, और वर्ब जिसके लिए लगा होता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। तो इस सिचुएशन में आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है, काउस है। अब आप देखेंगे ये जो आपका सब्जेक्ट है ये क्रिया के बाद लगा हुआ है। कैसे पता चला, क्रिया से पूछो कि भाई तुम लगे किसके लिए हो, जिसके लिए लगे हो वही सब्जेक्ट है। अब यहां पर देखो क्रिया क्या है, फाइटिंग है। अब तुम फाइटिंग से पूछोगे भाई फाइट कर कौन रहा है, लगा किसके लिए है फाइटिंग शब्द, क्या ब्रिज लड़ रहा है, ब्रिज तो लड़ नहीं सकता, ठीक है, ब्रिज तो लड़ नहीं सकता। कौन लड़ रहा है, बेगर लड़ रहा है। कौन लड़ रहा है, बेगर लड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका जो है बेगर जो है वो आपका सब्जेक्ट है। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम उसी तरह से आप वहां जाइए, ट्रेवल क्रिया है, किसके लिए लगा है, स्टूडेंट के लिए, सब्जेक्ट है। क्लोज क्या है, मार्केट है, क्या है, सब्जेक्ट है। रहता कौन है, बेगर रहता है, सब्जेक्ट है। आया कौन है, प्लेयर आया है, सब्जेक्ट है। देयर आर किसके लिए लगा है, पीपल के लिए, ठीक है, सब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब है इफ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द वर्ब विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑल्सो। अब अगर आप इस बात को समझ पाए हैं तो यह बात आपने हर किताब में पढ़ी होगी कि जिस तरीके से हमारा सब्जेक्ट रिएक्ट करता है, रिएक्शन से मेरा मतलब है क्या वो सिंगुलरली रिएक्ट कर रहा है या वो प्लूरल की तरह रिएक्ट कर रहा है, उसी तरह से हमारा जो वर्ब है वो भी रिएक्ट करता है। अगर सिंगुलर आता है तो हम इज, एम, आर वगैरह इज यूज कर लेते हैं, वॉज यूज कर लेते हैं, एम यूज कर लेते हैं। प्लूरल आता है तो आर यूज कर लेते हैं, वर यूज कर लेते हैं, और जो है और हैव फॉर्म्स यूज कर लेते हैं, सब हमें पता है। तो अगर हम इस बात को समझें, क्योंकि यहां पर ट्रेवलिंग आर लगा हुआ है, स्टूडेंट्स प्लूरल है इसीलिए आर लगा है, मार्केट सिंगुलर है इसीलिए वॉज लगा है। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो बेगर जो है वो कैसा है, सिंगुलर है। कैसा है, ये सिंगुलर है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन होता है तो हमारी जो क्रिया होती है उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, उसके आगे हमें एस लगाना पड़ता है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, देयर लिव्स अ बेगर, क्योंकि बेगर क्या है, सिंगुलर है। बेगर क्या है, सिंगुलर है। याद रखिएगा बेगर क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लगा दिया, एस। उसी तरह से आप देखेंगे प्लेयर क्या है, सिंगुलर है, तो यहां हम क्या लगाएंगे, एस। हियर कम्स द प्लेयर। उसी तरह से आप देखेंगे अक्रॉस द माउंटेन्स आर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग करने वाले कितने लोग हैं, कितनी जानवर हैं, दो हो सकते हैं, दो हैं, तो प्लूरल है तो आर लगाए। लेकिन यहां पर आप देखोगे अंडर द ब्रिज आर फाइटिंग, तो बेगर तो सिंगुलर है यहां पर, तो सिंगुलर के लिए आर आप नहीं लगा पाते, तो यहां पर आप क्या करोगे, आर नहीं लगाओगे, आप यहां पर इस लगाओगे। तो हमें इसी बात को जो है वो समझना है कि अगर हम सिंपल टर्म्स में बहुत ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करें, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में चीजों को समझें, तो हमें ये क्लैरिटी बहुत आसानी से मिल जाती है कि सब्जेक्ट्स को कैसे पहचान सकते हैं। और अगर हम सब्जेक्ट को पहचान ही गए हैं तो ये पहचानना मुश्किल काम नहीं है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। एक बार जब हम ये पहचान जाएं कि वो सिंगुलर हैं और प्लूरल हैं तो हम बड़े आसानी से वर्ब को चेंज कर सकते हैं, सिंगुलर कर सकते हैं, प्लूरल कर सकते हैं। आई होप ये आप सभी को क्लियर हुआ होगा। मुझे पता है इस क्लास में कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनकी वर्ब फॉर्म्स को लेकर कोई ना कोई कंफ्यूजन होगा, तो मैं नहीं चाहता कि एक भी बच्चा जो है चाहे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है वो भी इस बात को समझने से चूके। इसीलिए मैं बकायदा ये मानकर के आपको वो भी नहीं आता, मैं बिल्कुल एक लेमन चार्ट बना देता हूं। देखिए आपके जो वर्ब्स हैं वो सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज होते हैं, आपके जो वर्ब्स हैं वो सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज होते हैं, आपके जो वर्ब्स हैं वो प्लूरल नाउन्स के लिए यूज होते हैं, ये आप सारे जानते हैं। सिंगुलर नाउन के लिए यूज होने वाले वर्ब्स कैसे हैं, मान लो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, राम है, यहां आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, ठीक है। तो जब आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं
तो आप क्या करते हैं, उसके आगे एस लगा देते हैं, ऐसे कर देते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आगे एस लगाकर काम नहीं चलता, उनके आगे आप ईएस लगा देते हैं। इनको हम सिंगुलर थर्ड पर्सन कहते हैं। अब इसके अलावा सिंगुलर कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे आई है, आई भी सिंगुलर होता है। तो आई के साथ आप जब हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो वॉज यूज कर लेते हैं, एम यूज कर लेते हैं। क्लियर है? उसी तरह से जब इनके साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो इज यूज कर लेते हैं, वॉज यूज कर लेते हैं। ये आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता तो भी मैं लिख रहा हूं, राम इज, राम वॉज। क्लियर है? उसी तरह से प्लूरल आपके हो सकते हैं, जैसे बॉयज हो गया, दे हो गया, वी हो गया। ये क्या है? प्लूरल है। तो यहां पर प्ले, एस नहीं लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, प्लूरल फॉर्म्स यूज करेंगे, इसकी जगह आर यूज कर लेंगे, वॉज की जगह वर यूज कर लेंगे। हालांकि बहुत ही लेमन बात है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। और रिवाइज कर रहे हैं, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये काम आएंगी, आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है तो एक बार सीएल टाइप कर दो सारे के सारे। चलिए, अगर अब आपको ये क्लियर है तो हम कुछ चीजें देखते हैं। चलिए, ये मैंने 4 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं और इन 4 सेंटेंसेस में ही पूरा जो है जिस्ट समाया हुआ है, जो आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है जनरली। ठीक है? तो जो भी मैंने आपको अभी तक सिखाया है, जरा उसको यहां पर अप्लाई करिए और देखिए, मुझे बताइए क्या ये सेंटेंसेस जो आपके सामने हैं, क्या ये गलत मालूम पड़ते हैं या ये सही मालूम पड़ते हैं, इनमें कोई कमी आपको नजर आती है? जरा सोचिए और बताइए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं यहां पर।
बिल्कुल, अगर आप देखेंगे, अगर आप गौर से समझेंगे तो देखो मैंने आपको सिखाया कि देयर, तो भैया देखो प्लूरल होता नहीं, देयर देयर्स होता नहीं, तो इसका मतलब है ये तो सब्जेक्ट होगा नहीं। अब सब्जेक्ट के लिए हमें नाउन चाहिए, तो हमें देखो यहां इंस्ट्रक्शंस दिखाई दे रहा है, हैज हमारा वर्ब है, इंस्ट्रक्शंस हमारा प्लूरल है। एक इंस्ट्रक्शन की बात नहीं हो रही, कई की बात हो रही है। तो यहां पर हमें क्या चाहिए, हैव चाहिए। यहां पर हमें क्या चाहिए, हैव चाहिए, लिखना पड़ेगा देयर हैव टू बी सम इंस्ट्रक्शंस इन द गाइडिंग मैनुअल। ठीक है, उसी तरह से आप सेकंड सेंटेंस में जाएंगे, एट द सेंटर ऑफ द स्टेडियम हैज बीन स्टैंडिंग। अब देखो यहां पर हम जानते हैं हैज बीन स्टैंडिंग हमारा वर्ब है, तो अगर हम पूछें कि कौन खड़ा हुआ है, क्या सेंटर खड़ा हुआ है, नहीं। क्या स्टेडियम खड़ा हुआ है, नहीं। क्या टॉस खड़ा हुआ है, नहीं। खड़े हुए हैं कौन, दो कैप्टन्स खड़े हुए हैं, यानी ये जो क्रिया लगी है इनके लिए लगी है, यानी ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो ये प्लूरल भी है। अगर आप गौर से देखोगे तो ये प्लूरल भी है, और अगर ये प्लूरल है तो यहां हैज बीन क्यों लगा हुआ है, यहां पर हैव बीन आना चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए, हैव बीन आना चाहिए, यस और नो। उसी तरह से आप तीसरे सेंटेंस में जाएंगे, आपको पता है इट के साथ इज लगता है, तो इन भाई साहब ने तो अपना काम पूरा कर लिया, सब्जेक्ट और वर्ब हो गए। लेकिन हमारे ये जो आय लगे हुए हैं, इस आय के लिए, प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट होगा, इस आय के लिए हम जानते हैं कि इस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बच्चा भी जानता है कि जब हम आय लगाते हैं तो हम इज नहीं लगाते, हम एम लगाते हैं। तो यहां पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि एम जो है हमारा यहां पर क्या होगा, वर्ब फॉर्म होगा। हम लिखेंगे इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्रेव मिस्टेक। उसी तरह से जब आप चौथे सेंटेंस में जाएंगे और देखेंगे अराउंड द पार्क वॉज वॉकिंग विमेन, अब आप समझे इस बात को कि वॉज वॉकिंग आपकी क्रिया है, वर्ब फॉर्म है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर वॉक कर कौन रहा है, क्या ये पार्क वॉक कर रहा है, नहीं, पार्क तो वॉक नहीं कर रहा। आखिर वॉक करने का काम कौन कर रहा है, विमेन कर रही हैं। और अगर आपको पता है कि जब हम WOMEN लिखते हैं तो दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन, तो अगर ये नाउन जो है वो अपने प्लूरल फॉर्म में है, ये सब्जेक्ट भी है क्योंकि ये क्रिया इसी के लिए लगी है, तो प्लूरल अगर आपका नाउन है तो यहां पर वॉज क्यों लिखा हुआ है, यहां पर वर होना चाहिए। तो प्राइमरीली क्या होगा, आपके सामने इस प्रकार के सेंटेंसेस एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेंगे, और जो आप पहली नजर में पढ़ेंगे हो सकता है आपको सही लगे, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको पता है कि कौन सी चीज कैसे लिखी जाती है, क्या सोचकर हमें आंसर करना होता है, तो हम बड़े आसानी से जो है वो आंसर दे सकते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर है तो एक बार बेटा मुझे CL टाइप करके दो। चलिए, ये चीजें जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे, देखिए मैंने अपने एक्सपीरियंस से दो तरीके के बेसिक, जब कोई टीचर बेसिक पढ़ाता है तो वो दो तरीके से पढ़ा सकता है। एक बेसिक क्या होता है, मैं आपको सिखाऊं संज्ञा क्या होता है, 5 तरीके के संज्ञा होती हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, फलना नाउन, ढिमका नाउन, और आपकी नोटबुक भरवा दूं उससे। लेकिन मुझे लगता है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, अगर ग्रामर पढ़ रहे हो, बेसिक भी पढ़ रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है। आपको कोई राइटर तो बनना नहीं है, ऑथर तो बनना नहीं है, किताबें लिखनी नहीं है, प्रोफेसर बन के इंग्लिश तो पढ़ानी नहीं है। आपका उद्देश्य क्या है, एग्जाम में बैठना। तो हम जो बेसिक भी पढ़ रहे हैं ना, वो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। हम ये नहीं कि भाई कुछ भी उलझुल पढ़े जा रहे हैं, थ्योरी से किताबें भरे जा रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम बेसिक नॉलेज तो उठा रहे हैं, लेकिन उस बेसिक नॉलेज को हम एग्जाम में कैसे देखेंगे, हमारे पास एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा उस बेसिक नॉलेज से, जब तक हमें वो क्लियर नहीं है तब तक हमें कहीं ना कहीं इशू रहेगा ही रहेगा। इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको जो है यहाँ पर चीज़ों को उस तरीके से करवाऊं कि आपको एग्जामिनेशन में भी फायदा हो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैं एक बार समराइज कर रहा हूं, मैंने आपको क्या पढ़ाया। देखो, पहली चीज जो मैंने आपको पढ़ाई वो क्या है कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन नहीं हो सकते हैं। नाउन या प्रोनाउन के अलावा कोई भी आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। पहली चीज हमने ये सीखी।
दूसरा हमने क्या सीखा, दूसरा हमने सीखा कि जो आपका सब्जेक्ट होता है वो वर्ब से प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसा वर्ब रिएक्ट करता है वैसा ही सब्जेक्ट रिएक्ट करता है। तो अगर हमें किसी सब्जेक्ट को पहचानना है तो हम एक वर्ब को अगर आइडेंटिफाई कर पाए और ये देख पाए कि वो वर्ब आखिर लगा किसके लिए है, तो हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर